ओके बेटा, स्टार्ट करते हैं। हमारा जो चैप्टर 2 है वो है नेशनल इनकम। नेशनल इनकम को हम इसमें ध्यान रखेंगे सब बच्चे। इसमें आपके बेटा न्यूमेरिकल्स भी आएंगे, क्योंकि अब आपका जो पेपर होगा वो सब्जेक्टिव होगा। ठीक है, तो इसका न्यूमेरिकल भी आएंगे। नियर अबाउट 6 मार्क्स का जो है आपका एक कंपलसरी है, एक न्यूमेरिकल आना ही आना है। इसमें आपको कोई चॉइस नहीं दी जाती। और उसके बाद बाकी जो है वो आपकी थ्योरी आएगी। थ्योरी जो है नियर अबाउट अबाउट ये समझ लीजिए आपके पास 10 मार्क्स की थ्योरी आएगी आपकी। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट यूनिट है, क्योंकि ये अकेला चैप्टर जो है वो 16 नंबर का है। आई जस्ट चेक इट आउट कि एक मिनट रुको। सॉरी, 12 नंबर का है ये चैप्टर आपका। 6 मार्क्स की थ्योरी आएगी और 6 मार्क्स का आपका एक न्यूमेरिकल आएगा। तो आपका ये जो है वो 12 नंबर का चैप्टर है। ओके, तो आज हम पहले इसकी थ्योरी स्टार्ट करेंगे बेटे। इसकी हम पहले बेसिक कंसेप्ट समझेंगे। हमारा जो नेशनल इनकम है, इन कॉन्सेप्ट्स को हम न्यूमेरिकल में यूज़ करेंगे बच्चा। मेरी आवाज़ आ रही है सबको? तो प्लीज़ बीच बीच में रिस्पॉन्ड करते रहिए, ताकि मुझे लगे कि क्लास मोनोटोनस नहीं चल रही है, आप लोग सुन रहे हैं। तो बच्चा, ये जो चैप्टर है, न्यूमेरिकल स्टार्ट करने से पहले मुझे आपको वो टर्म्स बतानी पड़ेंगी जो टर्म्स आपके न्यूमेरिकल्स में यूज़ होंगी, जिसे हम बेसिक कॉन्सेप्ट कहेंगे। सबसे पहला बेसिक कॉन्सेप्ट है, और ये थ्योरी पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है, फाइनल गुड्स वर्सेस इंटरमीडिएट गुड्स। हिंदी मीडियम के बच्चे भी हैं क्लास में? ओके, तो ये है अंतिम वस्तुएं और ये है मध्यवर्ती वस्तुएं। सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, थ्योरी में पूछा जाने वाला सबसे इम्पॉर्टेंट है। इसको आप मार्क कर लीजिए बेशक कि ये बहुत इम्पॉर्टेंट है आपका डिफरेंस। देखिए बेटा, नाम से ही समझ में आ रहा है अंतिम यानी फाइनल। फाइनल का मतलब क्या होगा? विच इज रेडी टू यूज, जिसे आप इस्तेमाल कर सकते हो, वो पूरी तरह बनकर तैयार हो चुका है। ठीक है, वो बिल्कुल आप ये समझ लो उसके अंदर कोई और प्रोडक्शन की या कुछ और एडिशन करने की ज़रूरत नहीं है। नो नीड फॉर फर्दर प्रोडक्शन। हिंदी में लिख लोगे बेटा ये सब कि रेडी टू यूज मतलब इस्तेमाल के लायक है ये, और नो नीड फॉर फर्दर प्रोडक्शन मतलब उसमें आगे कोई उत्पादन की आवश्यकता नहीं है। लेकिन जो मध्यवर्ती वस्तुएं होती हैं, नॉट रेडी टू यूज, ये अभी इस्तेमाल नहीं की जा सकती, क्योंकि ये अभी पूरी तरह बनकर तैयार नहीं हुई है। नॉट रेडी टू यूज, ये अभी बनकर तैयार नहीं हुई है, और इनमें अभी फर्दर प्रोडक्शन की ज़रूरत है। नीड फॉर फर्दर प्रोडक्शन, इनमें अभी और काम बाकी है, ये अभी यूज नहीं किया जा सकता। ठीक है, क्लियर हो रहा है बेटा? आवाज आ रही है ना? एक मिनट बेटा। हाँ जी, तो जो फाइनल गुड्स होते हैं बच्चे, जो अंतिम वस्तुएं होती हैं वो बनकर तैयार हो चुकी हैं, उनमें और प्रोडक्शन नहीं करना। लेकिन जो मध्यवर्ती वस्तुएं होती हैं यानी जो इंटरमीडिएट गुड्स होते हैं, वो बनकर तैयार नहीं हुए हैं, अभी उनमें और प्रोडक्शन बाकी है। यहाँ तक समझ में आ गई बात? अच्छा, जो फाइनल गुड्स होते हैं वो कंज्यूमर यूज करता है, क्योंकि वो बनकर तैयार होगी, अब उन्हें यूज करना है। यूज्ड बाय कंज्यूमर, उपभोक्ता उन्हें इस्तेमाल करता है। लेकिन जो मध्यवर्ती वस्तुएं होती हैं वो अभी बनकर तैयार नहीं हुई, तो उनको कौन इस्तेमाल कर रहा है आप बताइए? प्रोड्यूसर, शाबाश। ये इसे प्रोड्यूसर इस्तेमाल कर रहा है, क्योंकि वो उसके अंदर इसमें प्रोडक्शन और कर रहा है।
अब जो फाइनल गुड्स होते हैं, जो जिनकी वैल्यू बनकर तैयार हो गई है, उन्हीं की वैल्यू को हम नेशनल इनकम में इंक्लूड करते हैं. इट्स वैल्यू इज इंक्लूडेड इन नेशनल इनकम. को मैं शॉर्ट में लिख रही हूँ, आप प्लीज एनवाई को पूरा लिखेंगे. एनवाई मतलब नेशनल इनकम. आप उसे पूरा लिखेंगे, शॉर्ट में नहीं लिखेंगे. और इंटरमीडिएट क्योंकि अभी बनकर तैयार नहीं हुआ है, जब तक इसकी वैल्यू पूरी तरह तैयार नहीं हो जाती तब तक इसको नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं करेंगे. तो नॉट इंक्लूडेड इन नेशनल इनकम, इसे राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं किया जाता. बेटा समझ में आ गया ये? ओके, एग्जाम्पल बताइए. फाइनल गुड का कोई एग्जाम्पल बताइए. वेरी गुड. आप कोई भी सामान जो आप यूज करते हैं, पेन, पेंसिल, सोप, शुगर, वीट, वट एवर यू यूज. वीट तो नहीं कहेंगे खैर, क्योंकि हम आटा यूज करते हैं, हम गेहूं इस्तेमाल नहीं करते. ठीक है. तो जो भी चीज हम इस्तेमाल करते हैं, आप सबको फाइनल गुड्स में डाल सकते हो. मेरे पास स्पेस नहीं है, मैं ऊपर लिख रही हूँ. आप यहाँ पे इसका लास्ट पॉइंट बना के लिख लीजिएगा. इसका एग्जाम्पल आप लिख सकते हो, शुगर लिख सकते हो, क्लोथ्स लिख सकते हो, या फिर जो रेडीमेड गारमेंट्स हैं. ठीक है, शुगर, पलक ने बोला, मैंने शुगर लिख लेती हूँ. और जो गारमेंट्स हैं जो बनकर तैयार हो गए हैं, वो आपके फाइनल गुड्स हैं. और इंटरमीडिएट में क्या एग्जाम्पल डालेंगे हम? मिल्क परचेज. लेकिन वो उसमें और प्रोडक्शन थोड़ी कर रहा है, वो उसके अंदर और कुछ थोड़ी करेगा, वो तो यूं कहीं उसको बेच देगा. वो चीज बताइए जिसका वो फर्दर प्रोडक्शन करे, जिसका जिसमें वो और काम करे. तो आप ये लिख सकते हो, मिल्क परचेज बाय स्वीट शॉप. ठीक है. एक हम, यानी हम रॉ मटेरियल लिख लिया हमने. एक हो गया मिल्क परचेज्ड बाय स्वीट शॉप. मिठाई की दुकान अगर उसको खरीद रही है, तो वो उसे फर्दर यूज करेगी. समझ में आ गया? हौच पौच तो नहीं हो गया? सबने नोट कर लिया? साथ साथ नोट कर लीजिए. अब आपको मैं लिस्ट दूंगी होमवर्क के अंदर. बहुत सारी लिस्ट होगी गुड्स की. आपको बताना है कि वो फाइनल गुड है या इंटरमीडिएट गुड है. ओके. अभी मैं पहले ओरल थोड़ा सा आप लोगों से पूछती हूँ. ओके. मुझे ये जिद्दी प्रियू कौन है भाई? जिद्दी प्रियू के नाम से कौन बच्चा है? नाम बताइए अपना. प्रियंका. प्रियंका, आप मुझे बताइए, अगर एक ग्रोसरी शॉप ने चावल खरीदे हैं, तो वो फाइनल गुड है या इंटरमीडिएट गुड है? बाकी सब ध्यान से सुनेंगे. परचेज ऑफ राइस बाय अ ग्रोसरी शॉप. ग्रोसरी शॉप ने चावल खरीदे हैं. ग्रोसरी शॉप समझते हो प्रियंका? हाँ. जो ग्रोसरी शॉप होती है, उसने चावल खरीदे हैं. अब बताइए, वो उसके लिए एक इंटरमीडिएट गुड है या फाइनल गुड है? क्यों होगा, रीजन बताइए. वो उसे बनाएगा कह लो, या उसको रीसेल करेगा. उसने क्यों खरीदे हैं? उसने कंज्यूम करने के लिए खरीदे हैं. उसने रीसेल करने के लिए खरीदे हैं, राइट? तो हम ये रीजन लिखेंगे, हम लिखेंगे कि इट इज एन इंटरमीडिएट प्रोडक्ट बिकॉज इट इज परचेज फॉर रीसेल. ओके. ये अमन के नाम से कौन बच्चा है? खुशी. खुशी, मुझे बताइए, अगर जो स्पिनिंग मील होती है, स्पिनिंग मील समझते हो? मील होती है ना, मील. स्पिनिंग मील समझते हो? हाँ, स्पिनिंग मील ने कॉटन खरीदा है, तो बताइए वो इंटरमीडिएट प्रोडक्ट है या फाइनल? क्यों? क्या बनाएगा?
वेरी गुड, कॉटन से तो क्लोथ्स ही बनेंगे। वेरी गुड, कॉटन से तो क्लोथ्स ही बनेंगे ना। हाँ, वेरी गुड। तो जो कॉटन है, अगर स्पिनिंग मिल ने खरीदी है तो वो एक इंटरमीडिएट प्रोडक्ट है, इंटरमीडिएट गुड है, क्योंकि वो उससे क्लोथ्स बनाएगा आगे। वेरी गुड। ओके, अनु। 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 अनु, मुझे बताइए, स्कूल ने फर्नीचर खरीदा है, स्कूल ने फर्नीचर खरीदा है, वो फाइनल गुड है या इंटरमीडिएट गुड है? फर्नीचर है यार, फर्नीचर मतलब, फर्नीचर, लकड़ी थोड़ी बोला है मैंने, फर्नीचर बोला है। स्कूल फर्नीचर खरीदेगा, अब बना हुआ लेगा बिना बना हुआ लेगा? हाँ, तो फिर, तो क्या है वो, फाइनल गुड है इंटरमीडिएट गुड है? फाइनल गुड है, बिकॉज इट इज रेडी टू यूज। ओके। अपूर्वा। अपूर्वा, मुझे बताइए, एक हाउस होल्ड ने, हाउस होल्ड समझते हो, परिवार, परिवार ने एक सेकेंड हैंड कार खरीदी है। क्यों? वेरी गुड अपूर्वा, एक्सीलेंट, क्योंकि वो कंज्यूम कर, उसे कंज्यूम करने के लिए उसने खरीदा है। ओके, नाउ बबीता। बबीता, ऑफिस में कंप्यूटर इंस्टॉल करवाया है, एक ऑफिस में कंप्यूटर इंस्टॉल कराया है, बताइए वो एक फाइनल गुड है इंटरमीडिएट गुड है? वेरी गुड, क्योंकि वो उसका यूज करेंगे। लेकिन एक बात का याद रखिएगा, जो चीजें हम, एक कंजम्पशन का मतलब होता है इस्तेमाल करना, ठीक है? अब वो उसको इस्तेमाल तो कर रहे हैं, लेकिन वो किस लिए कर रहे हैं, आगे इन्वेस्टमेंट के लिए कर रहे हैं, इट्स अ काइंड ऑफ इन्वेस्टमेंट। तो आप उसे कहेंगे वो रेडी टू यूज है, वो इस्तेमाल कर रहे हैं, और वो इन्वेस्टमेंट हो रही है उनके लिए, एक इन्वेस्टमेंट है, इसीलिए वो एक फाइनल गुड है। सबको समझ में आ गया फाइनल गुड और इंटरमीडिएट गुड का, समझा मतलब? आगे बढ़ो। ओके, नाउ नंबर टू। नंबर टू डिफरेंट है आपका कॉन्सेप्ट, कंजम्पशन गुड्स वर्सेस कैपिटल गुड्स। बेटा, हिंदी वालों को समझ में आ रहा है? उपभोग वस्तुएं और पूंजीगत वस्तुएं। देखिए बेटा, नाम से समझ में आ रहा है, उपभोग वस्तुएं यानी जो चीजें जो उपभोग की जाती हैं, ठीक है? इसे हम कंज्यूम कर रहे हैं, किस लिए कंज्यूम कर रहे हैं, किस लिए यूज कर रहे हैं? फॉर सेटिस्फैक्शन, अपनी नीड्स को पूरा करने के लिए, यूज्ड और कंज्यूम्ड फॉर सेटिस्फैक्शन ऑफ वांट्स, यानी अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए, अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए हम जिन चीज़ों को यूज़ करते हैं, या आप कह लीजिए जिन चीज़ों को कंज्यूम करते हैं, उसे हम बोलते हैं उपभोग वस्तुएं, ठीक है? लेकिन पूंजीगत वस्तुएं क्या होता है बेटा, जिसे हम किस लिए यूज़ कर रहे हैं? प्रोडक्शन के लिए, इन्वेस्टमेंट के लिए, जिन्हें हम प्रोडक्शन के लिए यूज़ कर रहे हैं, यूज़ फॉर प्रोडक्शन ऑफ अदर गुड्स। हम कुछ और बनाना चाहते हैं और उसके लिए जिन चीज़ों का इस्तेमाल कर रहे हैं, मान लो मैंने एक फैक्ट्री है, उसमें मैं प्रोडक्शन करती हूँ, तो प्रोडक्शन के लिए मैं क्या इस्तेमाल करती हूँ? रॉ मटेरियल और मशीन्स। तो रॉ मटेरियल तो इंटरमीडिएट गुड हो गया, लेकिन जो मशीन हो गई वो कैपिटल गुड हो गई।
जो हम मशीन यूज करते हैं या जो टूल यूज करते हैं, जो सामान हम प्रोडक्शन के लिए यूज करते हैं, वो कैपिटल गुड है। और जो सामान अपनी जरूरत को पूरा करने के लिए यूज करते हैं, उसे कंजम्पशन गुड कहते हैं, यानी उपभोग वस्तुएं कहते हैं। समझ में आ गया? कोई दिक्कत नहीं आता? अच्छा, एक सबसे इंपॉर्टेंट बात मुझे ये बताओ, क्या ये दोनों गुड्स मतलब इनमें से कौन सा फाइनल है और कौन सा इंटरमीडिएट है? हु सेड? किसने कहा कि दोनों फाइनल है? बबीता। और अभी एक बच्चे ने कहा मैम कंजम्पशन गुड फाइनल है और कैपिटल गुड इंटरमीडिएट है। वो किसने कहा? ज्योति। ज्योति बेटा मुझे बताओ, जो हम मशीनें यूज करते हैं प्रोडक्शन के अंदर, वो मशीनें रेडी टू यूज नहीं होती, उनमें अभी और काम बाकी होता है। यस मैम या नो मैम? पक्का? जो टूल्स या जो टेक्निक्स हम अपने प्रोडक्शन में यूज करते हैं, जो मशीनें इस्तेमाल करते हैं, जो टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करते हैं, क्या उनमें अभी और काम बाकी होता है या वो बिल्कुल बनकर तैयार है? बिल्कुल तैयार होती है, तभी आप उन्हें यूज कर पाते हो अपने प्रोडक्शन में। इसका मतलब ये हुआ कि ये दोनों गुड्स, बोथ आर फाइनल गुड्स। ये दोनों की दोनों, चाहे वो कंजम्पशन गुड है या वो कैपिटल गुड है, दोनों की दोनों क्या है? फाइनल गुड्स है। समझ आ गया? पक्का? ओके। तो अब एग्जाम्पल बताइए मुझे, एग्जाम्पल बताइए किसी कंज्यूमर गुड का। हाँ, फूड लिख दो, कार लिख दो, टीवी लिख दो, जो भी हम चीज़ें इस्तेमाल करते हैं अपनी ज़रूरत के लिए, वो सब आपका कंज्यूमर गुड है। और इसमें एग्जाम्पल क्या आ जाएगा आपका? कैपिटल में क्या क्या आ जाएगा? अरे बोलो। 12th क्लास कहाँ चले गए? हाँ, तो इसमें आ गया मशीन, टूल्स और इक्विपमेंट्स। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं आता, आगे बढ़ूं? अच्छा, एक पॉइंट और हम इसमें जनरली कह देते हैं कि जो कैपिटल गुड्स होते हैं ना बेटा, वो ड्यूरेबल होते हैं। ड्यूरेबल मतलब क्या होता है? जो ज्यादा टाइम तक चलते हैं, वेरी गुड, जो ज्यादा टाइम तक चलते हैं। जो कैपिटल गुड्स होते हैं ना, वो सारे के सारे ड्यूरेबल होते हैं। लेकिन जो कंजम्पशन गुड्स होते हैं, वो दोनों होते हैं, वो ड्यूरेबल भी होते हैं, बोथ ड्यूरेबल एंड नॉन ड्यूरेबल। वो ड्यूरेबल भी होते हैं और नॉन ड्यूरेबल भी होते हैं। ओके, मुझे गरिमा भल्ला, गरिमा, गरिमा, इसका मतलब गरिमा क्लास में नहीं है। भावना, गरिमा इतना शोर आ रहा है, क्या टीवी देख रही हो तुम? तो तुम गेस्ट अटेंड कर लो या क्लास ले लो, एक ही काम हो सकता है। 45 मिनट्स की क्लास है, थोड़ी देर तो आप अकेले बैठ ही सकते हो, गेस्ट तो पूरा दिन रहेंगे, या अभी 10 मिनट के लिए आए गेस्ट? कुछ सुना ही नहीं होगा तुमने, फिर तुमसे पूछ के क्या करूंगी। भावना, भावना, भावना मुझे बताइए कोई एक कंजम्पशन गुड जो नॉन ड्यूरेबल होता है।
यानी एक ऐसी चीज जो आप यूज करते हो लेकिन वो ज्यादा टाइम तक नहीं चलती, जिसकी लाइफ बहुत कम है। अरे यार, कॉमन सेंस वाले भावना नहीं, बाकी कोई नहीं। वेट वेट वेट, म्यूट। भावना, थोड़ा दिमाग को खोलो। मैं क्या पूछ रही हूँ? मैं ये पूछ रही हूँ, एक ऐसी चीज बताओ जो आप इस्तेमाल करते हो अपनी डेली लाइफ में। सोचो, सुबह उठने से लेकर रात को सोने तक ऐसी कौन सी चीज है जिसे आप इस्तेमाल करते हो, आप उसे यूज करते हो, लेकिन वो चीज ज्यादा समय नहीं चलती। खाना। दूध, वेरी गुड। और कौन सा सामान? भावना, एक बात कहूँ, अगर ऐसे शोर में बैठोगे ना, सबके साथ बैठ के पढ़ाई नहीं होती बेटा। मुझे नहीं समझ में आता ऐसे आप लोगों की कौन सी पढ़ाई होती है। मैं भी तो बेटा अपने बच्चों को रूम से बाहर निकाल रखा है, कमरा बंद करके साइलेंटली आपको पढ़ा रही हूँ। अगर मैं शोर में पढ़ाऊंगी आपको समझ में आएगा? तो फिर क्या मतलब है आप अपनी पूरी फैमिली के बीच में बैठ के पढ़ाई कर रहे हो? वो भी सुन रहे होंगे कि मैम कैसे डांट रही हैं। 12th क्लास है यार, तुम्हारी तो कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी है ही नहीं। मुझे ऐसे बच्चों से कुछ नहीं पूछना। गुड़िया, गुड़िया आपकी आवाज़ नहीं आ रही बेटा। गुड़िया, मुझे बताइए एक ऐसा कंजम्पशन गुड बताइए जो ड्यूरेबल है, यानी एक ऐसी चीज जिसे आप इस्तेमाल करते हैं और वो लंबे समय तक चलती है। जैसे कौन सी मशीन? सिलाई मशीन, वेरी गुड। और? वेरी गुड, एक्सीलेंट। और? यार, जहां बैठे हो तुम, अगर नजरें घुमाओगे तो वहीं मिल जाएंगी चीजें। एक मिनट अनु, एक मिनट। बोलो बोलो। फ्रिज, एसी, टेलीविजन। यार, दो एग्जाम्पल तो बोर्ड पे ही लिखे हुए हैं आपके सामने। बाइसाइकिल। वेरी गुड। तो ये सारी, हाँ जी, तो ये सारी चीजें क्या हैं? अगर हम इनका एग्जाम्पल लें, ये जितने भी मैंने आपको बताए अभी, और देखो बोर्ड पे ही लिखे हुए हैं, कार, टीवी, ये ऐसी चीजें हैं जो लंबे समय तक चलती हैं, तो ये हो गई ड्यूरेबल। लेकिन फूड हो गया, मिल्क हो गया, टोमेटो हो गया, ये ऐसी चीजें हैं, वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, जो आपकी आप यूज करते हो लेकिन वो नॉन ड्यूरेबल होती हैं, यानी वो ज्यादा समय तक नहीं चलती। समझ में आया? हाँ जी। सिलेंडर नॉन ड्यूरेबल, मतलब ये तो, हाँ, नॉन ड्यूरेबल कह सकते हो क्योंकि एक महीना तो चल ही जाता है लोगों का। वो ड्यूरेबल, सॉरी सॉरी सॉरी, ड्यूरेबल। ठीक है। ओके, समझ में आ गया, ये दो कॉन्सेप्ट समझ में आ गए आप लोगों को? नोट कर लिया? ओके। नाउ थर्ड कॉन्सेप्ट। थर्ड कॉन्सेप्ट है आपका स्टॉक्स एंड फ्लो। ये एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो बोर्ड में सबसे ज्यादा पूछा जाता है। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसे हिंदी में भी स्टॉक ही बोलते हैं और इसको प्रवाह बोलते हैं। ठीक है। अब ध्यान से समझेंगे बेटा, पेपर में सबसे ज्यादा पूछे जाने वाले क्वेश्चन है ये स्टॉक एंड फ्लो। स्टॉक क्या होता है? नाम से समझ में आ रहा है स्टॉक। आपको इस बात का ध्यान रखना है, जो भी चीज अ गिवन पॉइंट ऑफ टाइम पे मेजर की जाती है, मेजर्ड एट
एट अ गिवन पॉइंट ऑफ टाइम। इसको हाईलाइट कर लीजिए अच्छे तरीके से, गिवन पॉइंट ऑफ टाइम। इसको अंडरलाइन कर लीजिए, हाईलाइट कर लीजिए कि जो एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे मेजर की जाती है, और ये मेजर्ड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। इसको अंडरलाइन कर लीजिए आप, पीरियड ऑफ टाइम। ये सबसे इंपॉर्टेंट शब्द हैं आपके, कि गिवन पॉइंट ऑफ टाइम एंड पीरियड ऑफ टाइम। अब सुनो ध्यान से, समझो। जैसे मैंने ये कहा, पॉइंट मतलब एक पर्टिकुलर डेट, ठीक है। अगर मैंने कहा कि 6 जनवरी 2022 में, 6 जनवरी 2022 को मेरी इनकम इतनी है, समझ रहे हो बात को। अगर मैंने एक पर्टिकुलर, एक सिंगल डेट बोल दी, मैंने कहा पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे, यानी 6 जनवरी 2022 को मेरी इनकम इतनी है, या मेरे खर्चे इतने हैं, या देश की पॉपुलेशन इतनी है, या देश में कोरोना के केसेस इतने हैं, कुछ भी XYZ, लेकिन एक पर्टिकुलर डेट पे बात कर रही हूँ, एक पर्टिकुलर पॉइंट पे बात कर रही हूँ, तो वो होगी स्टॉक। और अगर मैं पीरियड ऑफ टाइम, अगर मैंने ये कहा 2001 से लेकर 2022 तक की पॉपुलेशन इतनी हुई, मैंने यहाँ ड्यूरेशन की बात कर दी। यहाँ पे किसकी बात कर रही हूँ, ड्यूरेशन की। यहाँ पे एक ड्यूरेशन आ जाएगी, अवधि आ जाएगी, कि यहाँ से यहाँ तक 1950 से लेकर 2000 तक का आंकड़ा जो है यहाँ से यहाँ पहुंच गया। जहां मैंने ड्यूरेशन की बात कर दी वो प्रवाह है। बात समझ में आ गई। अब मान लो पेपर में उन्होंने मेंशन ही नहीं किया, तो आपको ये देखना है कि जो कॉन्सेप्ट वो पूछ रहा है, वो बोल रहा है, वो पॉइंट, वो कॉन्सेप्ट एक पर्टिकुलर पॉइंट पे डिस्कस किया जाता है, या एक पर्टिकुलर पीरियड में डिस्कस किया जाता है। जैसे कि एग्जांपल अगर मैं लूँ, पॉपुलेशन, पॉपुलेशन एक पीरियड पे कंसिडर की जाती है या पॉइंट पे कंसिडर की जाती है, बताइए, सोच के बताओ मुझे। सोच लो, कुछ पीरियड कह रहे हैं, कुछ पॉइंट कह रहे हैं, रीजन देना पड़ेगा आपको। आपने कभी आंकड़ा, कभी डेटा स्टडी की है? आपने इंडियन इकोनॉमी पढ़ी थी, उन्होंने हमेशा ये बोला है कि 2001 में पॉपुलेशन इतनी थी, 1950 में इतनी थी। एक सिंगल पॉइंट ऑफ टाइम की बात करते हैं, 2022 में इतनी है, एक सिंगल पॉइंट ऑफ टाइम की बात करते हैं वो हमेशा। पॉपुलेशन एक ड्यूरेशन के दौरान नहीं होती। पॉपुलेशन एक स्टॉक कॉन्सेप्ट है, क्योंकि वो पॉइंट ऑफ टाइम पे कंसिडर किया जाता है, पढ़ा जाता है। लेकिन अगर मैं बात करूं नेशनल इनकम की, हमारी राष्ट्र की आय की, तो वो एक साल की होती है। जैसे वो कहेंगे कि एक साल में हमारी राष्ट्रीय आय इतनी थी, या 5 साल में इतनी थी। समझ आ रहा है। ठीक है, अगर मैंने बोला हमारे फॉरेन फॉरेन ट्रेड, या फॉरेन, हम क्या कहेंगे, फॉरेन, हमने डेट्स उधार कितने लिए हैं, हमारी मशीनें कितनी हैं, ये सब हमारे एक पॉइंट ऑफ टाइम पे डिस्कस किए जाते हैं। लेकिन अगर मैं कहूँ कि हमारे एक्सपोर्ट्स कितने हैं, वो एक ड्यूरेशन के अंदर होते हैं, हमारे इंपोर्ट्स कितने हैं, ठीक है, ये सारी चीज़ें जो हैं वो हमारी एक पीरियड ऑफ टाइम पर कंसिडर की जाती हैं। तो ये आप बहुत अच्छे से माइंड में सेट कर लो कि पॉइंट ऑफ टाइम पर स्टॉक, एक पॉइंट पर स्टॉक होता है, एक पीरियड में फ्लो होता है। फ्लो मतलब बहता रहता है, और कोई चीज़ बहेगी तो ज़्यादा ड्यूरेशन चाहिए। स्टॉक एक पर्टिकुलर पॉइंट पे, उस जगह पर कितना स्टॉक है। समझ आया? यहाँ तक कोई दिक्कत? तो दैट इज ऑल अबाउट टुडेज क्लास, कि आज की क्लास में हमने मेनली 3 कंसेप्ट पढ़ लिए हैं,
कि इंटरमीडिएट और फाइनल में क्या डिफरेंस होता है, कंजम्पशन और कैपिटल में क्या डिफरेंस होता है, और स्टॉक और फ्लो में क्या डिफरेंस होता है। अब आज मैं आपको कुछ क्वेश्चन दूंगी, आपको डिफरेंशिएट करना है उनको कि कौन सा क्या है, ठीक है।